शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से जो आपके दिल को छू लेगी। स्वागत है आपका कहानियां बाय एनके में। क्या आप भी अपनी जिंदगी में एक ऐसा जवाब ढूंढ रहे हैं जो हर मुश्किल का हल बन जाए? दोस्तों, आजकल की इस भागती दुनिया में हम इतने ज्यादा व्यस्त होते जा रहे हैं कि हम खुद को भूलने लगे हैं। हमारे मन में इतने विचार चलते रहते हैं कि वह हमें शांति से बैठने ही नहीं देते। जब कभी थोड़ा सा समय मिलता है हमें शांति से बैठने का, तो हमारे दिमाग में फिर से तमाम विचार आने लगते हैं और फिर हम यह भूल जाते हैं कि हम शांतिपूर्वक बैठे हैं कि नहीं। अर्थात हमारा दिमाग विचारों से इतना ज्यादा भर जाता है कि वह हमें शांति से एक जगह पर बैठने ही नहीं देता। तो आज के इस वीडियो में हम अपने मन के विचारों को साफ करके अपने दिमाग को किस तरीके से शांत रखा जाए, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, एक बार एक गुरु और एक शिष्य एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। तभी शिष्य अपने गुरु से एक सवाल करता है कि गुरुजी, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वह सुखी रहते हैं और आनंद में रहते हैं, और कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उदासी उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है? गुरु ने एक मुरझाए हुए फूल की तरफ इशारा करते हुए अपने शिष्य से कहा कि यह सोचने और समझने की बात है। अगर यह फूल यह सोचेगा कि मैं कल मुरझा गया था, या फिर ये सोचेगा कि मैं भविष्य में फिर से मुरझा जाऊंगा, तो ये कभी भी खुलकर पूरी तरीके से खिल नहीं पाएगा। अपने सुंदर स्वरूप में ये कभी भी वापस नहीं आ पाएगा और अपनी खुशबू इस प्रकृति में कभी भी बिखेर नहीं पाएगा। इसी प्रकार इंसान अपने अतीत की यादों में खोया रहता है या फिर अपने भविष्य की करता रहता है। भविष्य के दुखों के बारे में सोचता रहता है, या भूत में जो उसके साथ बुरी घटनाएं घटित हुई है वह उन्हीं के बारे में सोच सोच करके वह अपने भविष्य के लिए चिंतित होता रहता है। तो ऐसा मनुष्य जीवन में कभी भी सुख अनुभव नहीं कर सकता। यह समझने की बात होती है कि जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत और भविष्य की कल्पनाएं हमेशा मनुष्य को मृत्यु की तरफ ले जाती है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसे बीमारियों से दूर रखने के लिए उसके अंदर से गंदगी भी साफ करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार समय समय पर हमें अपने मन और मस्तिष्क की भी गंदगी को साफ करते रहना चाहिए, उसकी धुलाई करते रहना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि की क्षमता तो तेज होगी ही होगी, साथ ही साथ आप हमेशा आनंद में रहने का रहस्य भी जान पाएंगे। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, इससे पहले कि हम मन और मस्तिष्क पर चर्चा शुरू करें, इससे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वह दुखी क्यों रहते हैं, और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है वे अक्सर आनंद में क्यों होते हैं? यह रहस्य क्या है? इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? गुरु ने उत्तर दिया कि कुछ लोग जीवन में जब सब कुछ हासिल कर लेते हैं और सब कुछ हासिल कर लेने के बाद उन्हें सब चीजों की व्यर्थ का पता चल जाता है, ऐसे लोगों को अक्सर यह एहसास जकड़ लेता है कि मैंने जीवन में कुछ भी पाया, जो कुछ भी किया उससे भले ही मैंने सुख सुविधाएं हासिल कर ली हो, लेकिन मन की शांति अभी भी बहुत दूर है और अधूरी भी है। उस तक मैं पहुंच नहीं पाता। सब कुछ पाकर भी मैं अपने मन को जान नहीं पाया, और जब इंसान को ऐसा लगता है तो उसे महसूस होता है कि जो कुछ भी उसने कमाया है वह कौड़ियों का भाव था। उसने अपना जीवन बेकार की चीजों में यूं ही व्यर्थ कर दिया और वहीं पर जिस इंसान के पास जीवन में कुछ भी नहीं होता है, उसके पास एक उम्मीद होती है, सब कुछ पाने की लालसा रखता है, और वही लालसा, वही इच्छा उसको जीवन में खुश रखती है, आगे बढ़ाती है और ऊर्जा से हमेशा भरा रहता है। गुरु ने अपने हाथ से एक सूखे पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शेष कभी तो यह पेड़ भी हरा भरा रहा होगा, फलों से लदा हुआ रहा होगा,
अनेक प्रकार के पक्षी और जानवर इस पर आराम करते होंगे, इसके फलों को खाते होंगे। इस समय इस पेड़ को भी यह पता नहीं होगा कि एक दिन यह सूख जाएगा और उसकी हालत इतनी बदतर हो जाएगी कि यह किसी को छांव तक नहीं दे पाए, उसके ऊपर पत्ते तक नहीं रह जाएंगे। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन की दौड़ में यह भूल जाता है कि जिस दौड़ में वह सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, उसका अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। काश वह कभी इस द्वार से अलग हटकर यह देख पाए कि इसका अंतिम चरण उसे कहां तक पहुंचाएगा। जिस दौड़ को वह सबसे आगे निकलकर जीतने के ख्वाब देख रहा है, उसका वास्तव में अंतिम चरण मृत्यु ही है। काश वह कभी जीवन में भी हो जाता है कि उन घटनाओं को हम किसी भी तरह अपने मन की दौड़ में ठहराकर यह देख पाए कि उसका चरण क्या है और उसका परिणाम क्या होने वाला है। वह तो बहुत कुछ इकट्ठा करने में लगा हुआ है, एक दिन वह सब यहीं का यहीं रह जाएगा। इकट्ठा करते करते एक दिन उसका शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और फिर उसका शरीर आग में जलकर राख हो जाएगा। लेकिन उसके द्वारा बनाई हुई चीज सब यहीं की यहीं पड़ी रह जाएगी। लेकिन इंसान चीजों को इकट्ठा करते करते अपनी जिंदगी को जीना भूल जाता है। वह कभी ठीक से खुलकर हंस भी नहीं पाता, बस इकट्ठा करने में लगा रहता है और इकट्ठा करते करते वह अपने सब सुख, चैन, खुशी सब कुछ खो देता है। ऐसा भी हो सकता है कि वह ऐसे कार्यों की तरफ आगे बढ़ सकता है जो उसके जीवन में आनंद पैदा करता हो, जो उसके जीवन को एक नई दिशा दे। गुरु ने कहा कि एक योगी ही होता है जो जीवन की दौड़ में ठहर जाता है, जो यह समझ लेता है कि जीवन का अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। इसीलिए वह जीवन में सुख सुविधाएं हासिल करने की बजाय खुद के मन और मस्तिष्क को एक नए आनंद की तरफ ले जाने का प्रयास शुरू कर देता है। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, क्या एक गृहस्थ जीवन में जीने वाला मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता? और अगर कर सकता है तो किस प्रकार शुरुआत उसे करनी चाहिए? गुरु ने कहा कि बिल्कुल कर सकता है। गुरु ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया कि अगर सभी मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति के लिए योगी बनने का निश्चय कर ले तो इससे तो प्रकृति का चलन ही रुक जाएगा। उसकी जो व्यवस्था है वह बिगड़ने लगेंगी। एक सच्चा योगी अपने जीवन में खोज करता है और खोज करने के बाद वह गृहस्थ जीवन में किस प्रकार आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, वह तरीके सभी को बताता है ताकि मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए उस आनंद की प्राप्ति भी कर सके। गुरु ने उस युवक को संबोधित करते हुए उत्तर दिया कि मैंने अपने जीवन में जो खोज की है उसके अनुसार मनुष्य को समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करते रहना चाहिए। मनुष्य अपने शरीर पर तो ध्यान दे देता है, लेकिन अपने मन और मस्तिष्क को वह भूल जाता है। उस पर कभी वह ध्यान ही नहीं देता और उसी वजह से मन और मस्तिष्क उसके बूढ़े होते चले जाते हैं। उसमें जवानी रही नहीं जाती और जब उनमें जवानी नहीं रह जाती तो वह नयापन और ताजगी नहीं रह जाती, जिसकी वजह से एक इंसान उदासी से भर जाता है। मन और मस्तिष्क की गंदगी क्या होती है, पहले मैं तुम्हें यह बताता हूं। हर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिनका उसके मन और मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा असर डालती है। वह जीवन परंत उन घटनाओं को भुला भी नहीं पाता और वही घटनाएं उसके मन में पूरी तरह से पक्की बैठ जाती है, जो उसके मन में गांठ बना लेती है और भविष्य में जब भी वह कोई काम करता है तो यह घटनाएं उसको प्रभावित करती है। उसके विचारों को, उसके निर्णय को पूरी तरह से यह घटनाएं बदलकर रख देती है। ऐसे मनुष्य की दृष्टि भी भ्रमित हो जाती है। वह सत्य स्वरूप को देख ही नहीं पाता। वह उन चीजों को उन घटनाओं से जोड़कर भ्रमित तरीके से देखता रहता है।
उदाहरण के लिए, अगर किसी बुरी आंखें वाले आदमी ने आपको धोखा दे दिया है, तो आप जीवन पर्यंत बुरी आंखें वाले आदमी को हमेशा धोखेबाज ही समझते रहेंगे। उस पर कभी पूर्ण रूप से आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन समझने की बात यह होती है कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है, वह धोखा आपको बुरी आंखों से नहीं मिला। वह इंसान के स्वभाव से मिला है, लेकिन उस इंसान के स्वभाव से हमारे दिमाग में उसका एक चित्र छप गया, उसकी एक छवि बन गई, और वह छवि दूसरे आदमी से जब हम संपर्क करते हैं तो बीच में एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। और इसी वजह से दो लोगों के बीच गहरे संबंध स्थापित नहीं हो पाते। तो मनुष्य के लिए सबसे जरूरी यही होता है कि वह अपने आप को अतीत की घटनाओं से मुक्त रखें। उन घटनाओं से प्रभावित होकर वह दिमाग में किसी तरह की छवि भी ना बनाए। कुछ लोग इस बात पर यह सवाल खड़ा कर सकते हैं कि फिर जीवन के अनुभव किस काम में आएंगे? लेकिन समझने की बात तो यह होती है कि हम जीवन के अनुभवों को भी भ्रमित तरीके से जान लेते हैं, सही तरीके से उनसे सीख ही नहीं पाते। शिष्य अपने गुरु की बातों में इतना खो गया कि उसे चलते चलते जंगल के रास्ते में पड़े हुए कांटे दिखाई नहीं दिए, और अचानक उसके पैर में कांटा छुप गया। गुरु ने उसका कांटा बाहर निकालते हुए उससे पूछा, यह कांटा तुम्हारे पैर में क्यों लगा? इसके पीछे तुम किसे जिम्मेवार मानते हो? गुरु ने कहा कि तुम मुझे भी जिम्मेवार मान सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें यह बातें सुना रहा था, या तुम खुद को भी जिम्मेदार मान सकते हो कि तुम मेरी बातों में इतना खो गए कि तुम्हारा रास्ते पर से ध्यान ही नहीं रहा, या तुम इन थपेड़ों को भी जिम्मेदार मान सकते हो जिन्होंने यह कांटे इस रास्ते पर बिछा दिए। तभी शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, इसमें मैं खुद को ही जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि आप तो अपना काम कर रहे थे और इस पेड़ ने भी अपना काम किया, पर मैं अपना काम होशपूर्वक नहीं कर पाया। अगर मैं चलते समय ध्यान लगाए रहता, अगर मैं आपकी बातों में पूरी तरह से नहीं खो जाता, तो मुझे यह कांटा कभी नहीं लगता। इसमें पूरी तरह से ही मेरी गलती है। गुरु ने शाबाशी से अपने शिष्य के पीठ को थपथपाया और आगे कहा कि जो घटनाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं, जरूर उसे बाहर निकाल दे, और उसके लिए सबसे सरल तरीका है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो। उसे अपने दिल में, अपने मस्तिष्क में बैठाकर मत रखो। जब तुम किसी दूसरे मनुष्य के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हो, तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वह अपने मन की बात किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग अक्सर अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं, लेकिन वह अपने मन की बात किसी दूसरे आदमी को कभी नहीं बताते। उसके कुछ उल्टे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने मन में किसी भी बात को रख नहीं पाते। उनके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, वह अपने मन की बात, अपने भावनाओं की बात दूसरों के सामने व्यक्त कर देते हैं। और तुमने खुद महसूस किया होगा कि जो लोग अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं, वह जीवन में ज्यादा आनंदित रहते हैं। कभी भी प्राकृतिक रूप से आए हुए भावनाओं को नहीं रोकना चाहिए। ये हमें किसी भी भावना को दबाना नहीं चाहिए। अगर हम किसी भी भावना को रोकने की कोशिश करते हैं, तो वे हमें अंदर ही अंदर खाने लग जाती है। गुरु ने आगे कहा कि शिष्य, अगर तुम्हारा मन किसी बुरी घटना पर रोने को हो रहा है, तो चीख चीख कर रो लो, अपने आप को रोको मत, उस भावना को पूरी तरह से बाहर आने दो। अगर किसी दूसरी घटना पर तुम्हारा मन खुश होने का, आनंदित होने का हो रहा है, तो पूरी तरह से नाचो गाओ, जिससे कि तुम उस भावना को बाहर निकाल सको। और जब ये भावनाओं अपनी पूरी गति के साथ बाहर आ जाती है, तो तुम्हारा मन उन घटनाओं को पीछे छोड़ देता है, अर्थात तुम्हारा मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है।
गुरु ने शिष्य को समझाते हुए बताया कि जिस प्रकार तेज रफ्तार से चलता हुआ पानी अपने वेग से आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ देता है, और अगर हम अपनी भावनाओं को बहने दिए तो वह उन सभी बाधाओं को तोड़ देगा, और उस बात को तोड़ने के बाद उसका कचरा उसके मन से निकल जाएगा और उसका दूषित मन भी साफ हो जाएगा। उसके अंदर की गंदगी भी दूर हो जाएगी। अक्सर मनुष्य अपने मन में किसी घटना को दबाकर इसलिए रखता है कि वह सोचता है कि अगर सामने वाले को इस घटना के बारे में पता चल जाएगा तो वह सोचेगा। इसी विचार से वह अंदर ही अंदर खुद दुखी होता रहता है और अपनी भावनाओं को दबाता रहता है, लेकिन सामने वाले को वह कुछ भी नहीं बताता। लेकिन अगर वह हिम्मत करके शुरुआत कर सकता है, अपने अंदर की बात अपने किसी करीबी मित्र को बता दे, तो उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। उसका जीवन सुखमय बन सकता है। एक बार अगर उसके दिमाग में यह आदत बन गई तो जीवन भर अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करने से कभी नहीं हिचक जाएगा। हम अपने जीवन में इस आदत को 21 दिनों में पैदा कर सकते हैं। 21 दिनों तक अगर सही तरीके से हम अभ्यास करें तो हमारा दिमाग पूरी तरह से भावनाओं से मुक्त हो सकता है। ये 21 दिनों का अभ्यास इस प्रकार है। 21 दिनों तक सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि अपने मन में किसी भी बात को दबाकर नहीं रखना है। अगर हम किसी मनुष्य के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हम उसे करें। अगर बुरा भी सोचते हैं तो भी उसे व्यक्त करें। परिणाम भूल जाएं कि परिणाम क्या होंगे। सिर्फ अपने दिमाग की धुलाई करने पर विश्वास रखें। इससे आपके दिमाग में एक अद्भुत साहस पैदा होगा। गुरु ने आगे कहा कि शिष्य, जब आप किसी मनुष्य के बारे में वह सब बता पाएंगे जो आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपका खुद के ऊपर कितना विश्वास बढ़ जाएगा। आपके मन के सारे दोष खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कि इसमें आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन जहां चुनौतियां नहीं होती है वहीं कुछ अभ्यास भी नहीं होता है। अभ्यास हमेशा चुनौतियों से भरा होना चाहिए। इससे आप सत्यवचन बोलने का अभ्यास भी कर पाएंगे। अक्सर हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए वह सब बोलते रहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता हो, लेकिन वह नहीं बोलते जो हम उनके बारे में सचमुच सोचते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है, जिससे हमारा पूरा अस्तित्व झूठा बनकर रह जाता है। और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय यह भी जरूर ध्यान रखें कि आपके अंदर जो भावनाओं उस इंसान के प्रति उठ रही है, उसके पीछे का मूलभूत कारण क्या है। उदाहरण के लिए, जब एक नौकर अपने मालिक के लिए कोई काम करता है और वह काम अच्छे से नहीं कर पाता है, तो मालिक उसे डांट फटकार देता है, जिससे उसके अंदर उसके प्रति क्रोध की भावनाएं उठने लगती हैं। लेकिन समझने की बात यह होती है कि मालिक तो आपको कहेगा ही, वह तो डांटे ही, अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे। अगर आप काम अच्छे से कर रहे हैं और फिर भी आपका मालिक आपके साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहा है, तो आप खुलकर अपने मालिक को अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, बिना यह सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर आप इस भावना को उठाएंगे नहीं तो आप अपनी नजरों में खुद ही नीचे गिरने लग जाएंगे। आपका आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरा अभ्यास जो तुम्हें 21 दिनों तक करना है, वह यह है कि जो भी घटनाएं तुम्हारे साथ घटित होती हैं, कम से कम आपके जीवन में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके सामने तुम अपने दिल की बात रख सकते हो। चाहे अच्छी बात हो, चाहे बुरी बात हो, वह सब बातें तुम बिना कुछ सोचे विचारे, बिना कुछ डर से कि वह इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, तुम उस इंसान को अपनी सारी बातें बता सको और वह इंसान तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद तुम्हारे लिए कोई छवि पैदा ना करे। ऐसे इंसान अपने जीवन में खोजो और उनके सामने अपनी सारी भावनाओं व्यक्त करने की को करो। दिन में जो कुछ भी घटित होता है, अच्छा लगता है या बुरा होता है, किसी के प्रति आकर्षण होता है,
उसको एक दोस्त की तरह बताने का प्रयास करें। इससे यह पता चल जाएगा कि तुम्हारा मन घटनाओं के प्रति किस प्रकार की भावनाओं पैदा करता है। तुम अपने मन की सारी बातें कह दो ताकि तुम्हारे अंदर की भावनाओं, तुम्हारे अंदर में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वह पूरी तरह खाली हो जाए। तीसरा अब अभ्यास जो तुम्हारे मन को खाली रखेगा, वह है योग्य निद्रा का अभ्यास। देखते ही देखते यह चर्चा खत्म करते हुए गुरु और शिष्य उस जंगल को पार करके अपने आश्रम में पहुंच चुके थे। दोस्तों, अभी हम जाएंगे खुद से बात करने का तरीका। दोस्तों, कभी अपने आप से बात करते हुए यह ख्याल आया है कि आप खुद को ही नीचा दिखा रहे हैं, या यह कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि यह काम तो मुझसे होगा ही नहीं? जी हाँ, कई बार हम खुद से ही ऐसी बातें कर लेते हैं जो हमें अंदर ही अंदर कमजोर बना देती हैं। जैसे यह काम तो मुझसे होगा ही नहीं, या मैं हमेशा गलतियां ही करता हूं। यह सब बातें अपने आप से नकारात्मक रूप से बात करना है। ये सुनने में भले ही छोटी बात लगे, लेकिन यह अंदर ही अंदर हमें बहुत कुदर है। यह नकारा आत्मचिंतन है और इसका हमारे मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस नकारात्मक आत्मचिंतन के दौरान मन में कई तरह के भाव आते हैं। कभी गुस्सा आता है खुद पर, कभी निराशा होती है, अपनी काबिलियत पर शक होने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि मानो हम हर काम में असफल ही होंगे। ऐसा लगता है मानो हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है और हम नया करने से भी कतरा लगते हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच बहुत जरूरी होती है, लेकिन नकारात्मक आत्मचिंतन को समझ ही ना पाए तो जिंदगी भर हम पीछे ही रह जाते हैं। नतीजा यह होता है कि हम अपनी क्षमता से कम हासिल कर पाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने में मुश्किलें आती है। तो चलिए आज इसी नकारात्मक विचार को समझने की कोशिश करें और देखें कि इससे कैसे बचा जा सकता है। एक बार फिर से बुद्धा स्टोरी हब के वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में लोग खुशियां मना रहे थे। उस नगर में खुशियों का माहौल था। एक तरफ जहां लोग खुशियां मना रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ एक लड़का उन सबसे अलग होकर एक पेड़ के किनारे उदास होकर बैठा था। उसे मन ही मन यह चिंता सताई जा रही थी कि परीक्षा नजदीक आ चुकी थी और वह चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। वह चाहकर भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा था। वह जितना पढ़ाई के बारे में सोचता, उसके चेहरे पर उतनी ही निराशा और हताशा बढ़ जाती। वहीं सभी विचारों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वहां से एक गुरुवार गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस लड़के को देखा तो वह यह समझ चुके थे कि लड़का कुछ परेशान है, जरूर कोई समस्या है। इसलिए वह उस लड़के के पास पहुंचे और उस लड़के से कहते हैं, क्या बात है बेटा? पूरा गांव खुशियां मना रहा है। गांव में खुशियों का माहौल है और तुम यहां इस सुनसान जगह पर इस पेड़ के नीचे अकेले बैठे हो और तुम बहुत उदास भी लग रहे हो। आखिर क्या बात है उन गुरुवार की? यह बात सुनकर उस लड़के ने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन मन में चिंता भरी होने के कारण वह मुस्कुरा ना सका। इस पर गुरुवार एक बार फिर उस लड़के से कहते हैं, क्या बात है बेटा, तुम इतनी गंभीर मुद्रा क्यों बनाए हुए हो? आखिर क्या समस्या है, तुम मुझसे बता सकते हो? इस पर वह लड़का उन गुरुवार से कहता है, हे गुरुवार, मेरी परीक्षा बहुत नजदीक आ चुकी है और मैं चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा। पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लग रहा। इस पर वह गुरुवार उस लड़के से कहते हैं, परंतु क्यों? इसके पीछे कोई तो कारण होगा। इस बार वह लड़का उन गुरुवार से कहता है, हे गुरुवार, मैं जब भी पढ़ाई करने बैठता हूं और इस बीच अगर कहीं भी मैं अटक जाता हूं तो मेरे मन में तरह तरह की शिकायतें उभरने लगती है।
चिंता मुझे परेशान करने लगती है और एक के बाद एक नकारात्मक विचार मेरे मन में उमड़ ही चले जाते हैं और उसके बाद मेरा पढ़ने में तनिक भी मन नहीं लगता। मैं चाहकर भी पढ़ाई में मन लगा ही नहीं पाता। और देखते ही देखते जब मैं उन नकारात्मक विचारों के सामने हार जाता हूं तो मैं अपनी किताबें बंद कर देता हूं और फिर ऐसे ही कहीं पर निकल जाता हूं, कभी अपने मित्रों के साथ तो कभी अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ। मैं अपना काफी समय यूं ही खराब कर देता। हालांकि भीतर से तो मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ाई करूं, अन्यथा मुझे इसका परिणाम भोगना होगा, लेकिन मैं चाहकर भी पढ़ाई कर नहीं पा रहा और ऐसा करीब पिछले 2 महीनों से मेरे साथ हो रहा है। मैं इन नकारात्मक विचारों से जितना पाने की कोशिश करता हूं, यह नकारात्मक विचार मुझे उतना ही घेर लेते हैं और यह मुझे डराते हैं, मुझे परेशान करते हैं। मैं चाहकर भी इनसे छुटकारा नहीं पा रहा। उन गुरुवार ने उस लड़के की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर वह उस लड़के से कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारी मन की बातें समझ रहा हूं, लेकिन क्या तुम इसे एक उदाहरण के तौर पर समझा सकते हो? इस पर वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवार, परीक्षा बहुत नजदीक है और मैंने कुछ हद तक पढ़ाई भी कर ली है, लेकिन जो बची हुई पढ़ाई है उसके लिए मुझे हर दिन करीब 10 से 14 घंटे तक यूं ही मन लगाकर पढ़ना होगा। इसके बिना मैं किसी भी हालत में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊंगा। जब ये ख्याल मेरे मन में आता है तो मैं डर जाता हूं, मैं भीतर ही भीतर कांप उठता हूं और देखते ही देखते मेरी हिम्मत जवाब देने लगती है और मैं हार मान लेता हूं और फिर उसके बाद मेहनत करने का मानो मेरा मन ही नहीं होता। मैं चाहकर भी ध्यान नहीं लगा पाता और अगली चीज जो मुझे परेशान कर रही है, तभी फिर गुरुवर ने कहा, रुको रुको बेटा। उन गुरुवार ने उस लड़के को रोकते हुए कहा, पहले हम एक एक करके तुम्हारे मन के उन नकारात्मक विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, उन चिंताओं के पार जाने की कोशिश करते हैं, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इतना कहकर गुरुवार उस लड़के से कहते हैं, बेटा तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें इस बात की चिंता है कि तुम अपनी बची हुई पढ़ाई कैसे पूरी करोगे? तुम एक दिन में इतनी मेहनत कैसे करोगे? तो क्या तुम्हें इस चिंता के पीछे कहीं ना कहीं शिकायत तो नहीं नजर आ रही? क्या उन गुरुवार की यह बात सुनकर वह लड़का थोड़ा सा हिचकिचा हुए? उन गुरुवार से कहता है, हे गुरुवार, कैसी शिकायत? इस पर वह गुरुवार मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा जब पढ़ाई करते वक्त तुम कहीं पर अटक जाते हो और बची हुई पढ़ाई के बारे में जब तुम सोचते हो तब तुम खुद से शिकायत करते हो कि मैं तो कमजोर हूं, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता, मैं भला यह कैसे कर पाऊंगा? मैं भला एक साथ 10 से 14 घंटे तक कैसे पढ़ाई कर सकता हूं? जरा खुद से पूछो, ये जो शिकायतें तुम खुद से कर रहे हो, यह सच है या झूठ, या केवल यह सभी तुम्हारे मन की एक सोच है? उन गुरुवार के इतना कहने पर वह लड़का कुछ देर के लिए मौन हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह उन गुरुवार को क्या जवाब दे। तभी वह गुरुवार उस लड़के से कहते हैं, बेटा ऐसा कहाँ लिखा है कि तुम इतनी मेहनत नहीं कर सकते? ऐसा कहाँ लिखा है कि तुम्हारे पास इतनी मेहनत करने की क्षमता नहीं है? क्या किसी ने तुमसे ऐसा कहा है कि तुम इतना ध्यान लगाकर पढ़ाई नहीं कर सकते? इस बारे में वह लड़का जवाब देते हुए उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं, ऐसा तो मुझसे किसी ने नहीं कहा। इस पर वह गुरुवार उस लड़के से कहते हैं, बेटा तो तुमने खुद से यह कैसे मान लिया कि मैं इतना कमजोर हूं और मैं ऐसा नहीं कर सकता? मैं ध्यान लगाकर पढ़ाई नहीं कर सकता। यह सब केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है, तो तुम्हारे मन की एक सोच है जिसे तुम अनजाने में बार बार सोचकर उस पर विश्वास करके उसे सच बना रहे हो। गुरुवार अपनी बात पूरी कर ही रहे थे कि तभी वह लड़का उन गुरुवार की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवार, अगर यह सच नहीं है तो फिर सच क्या है?
उस लड़के की यह बात सुनकर गुरुवार मुस्कुराने लगे और उस लड़के से कहते हैं, बेटा, सच यह है कि तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है, यह जानने के लिए तुम्हें आखिरी हद तक मेहनत करनी होगी। तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। जब तुम अपनी पूरी क्षमता पर कार्य करोगे, अपनी पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई करोगे, तभी तुम्हें पता चल पाएगा कि सच में तुम्हारी क्षमता क्या है। इस पर वह लड़का उन गुरुवार से कहता है, हे गुरुवार, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? इस पर वह गुरुवार उस लड़के से कहते हैं, बेटा, मेरी बात ध्यान से समझो। हर चिंता के पीछे एक सकारात्मक संदेश होता है जिसे हमें पहचानने की आवश्यकता होती है। जैसे जब तुम्हारे मन में यह चिंता प्रकट होने लगी कि मैं अपनी बाकी की पढ़ाई इतनी जल्दी पूरी कैसे करूंगा, तो इस चिंता के पीछे सकारात्मक संदेश क्या था? इस पर वह लड़का कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन गुरुवार से कहता है, हे गुरुवार, यही की परीक्षा बहुत करीब है और मुझे पूरा ध्यान और अपनी शक्ति लगाकर पढ़ने की जरूरत है। इस पर गुरुवार कहते हैं, बिल्कुल सही। तभी वह लड़का उन गुरुवार से कहता है, ठीक है, यह तो बहुत अच्छा तरीका है। इससे तो मैं आसानी से अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा सकता हूं। इतना कहकर वह लड़का वहां से जाने लगा। तभी गुरुवार उस लड़के से कहते हैं, रुको बेटा, अभी चिंता पूरी तरह से पार नहीं हुई है। जब भी तुम उस चिंता के पीछे का सकारात्मक संदेश समझ लो तो उसके लिए धन्यवाद करो और आगे बढ़ो। अपने से कहो कि मैंने उस चिंता के पीछे का संदेश समझ लिया है और अब मैं पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं। मैंने यह भी स्वीकार कर लिया है कि मेहनत करने में मुझे कष्ट भी होगा, तकलीफ भी उठानी पड़ेगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। यह संदेश मुझ तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। आगे गुरुवार लड़के से कहते हैं, जब तुम खुद से ऐसा कहोगे तो तुम्हें तत्काल अच्छा महसूस होगा, हल्का महसूस होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर का विद्व युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा और तुमने उस चिंता के पीछे का संदेश भी अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तुमने यह स्वीकार कर लिया है कि हाँ, मुझे लंबे समय तक ध्यान करने की आवश्यकता है, मुझे मेहनत करने की आवश्यकता है, साथ में मुझे थोड़ी सी कष्ट और तकलीफ भी उठानी पड़ेगी। हो सकता है कि इससे मुझे थोड़ी थकान भी हो, लेकिन मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। यह सब स्वीकार करते ही तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होगी और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे मन का बोझ पूरी तरह से हल्का हो चुका है। तुमने उन चीजों को स्वीकार कर लिया है जो चीजें तुम्हारा मन तुमसे स्वीकार करवाना चाहता था, किंतु अब यही मौका है। इस मौके को खाली मत जाने देना और तत्काल इस पर निर्णय लेना, तत्काल इस पर काका करना, तत्काल इस सकारात्मक संदेश को अपना विश्वास बना लो। इसे बार बार दोहरा ताकि तुम इस पर पूरी तरह से विश्वास करने लगो। आगे वह गुरुवार उस लड़के से कहते हैं, बेटा, यह कठिनाई का ही समय होता है जो कुछ कर दिखाने का हो, दर्द को ताकत में बदलने का होता है। इस दुनिया में जितने भी महान लोग हैं, जिन्होंने भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल किया है, उन्होंने इसी तरह अपनी शिकायतों, अपनी कमजोरियों को ताकतवर और सकारात्मक सोच में बदला है, उस पर पूर्ण रूप से विश्वास किया है और तभी वे लोग इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच पाए हैं। आगे गुरुवार उस लड़के से कहते हैं, बेटा, अब तुम मुझे अपनी अगली समस्या बताओ और इसका निवारण भी तुम खुद ही करो। इस पर वह लड़का कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन गुरुवार से कहता है, हे गुरुवार, कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने बहुत समय खराब कर दिया, मैं हार चुका हूं। अगर मैंने 6 महीने पहले मेहनत की होती, इन चीजों की शुरुआत कर दी होती, तो आज मैं कहीं और होता। मुझे ऐसा लगता है कि अब इतनी मेहनत करके मुझे कोई लाभ नहीं होगा। इस पर गुरुवार उस लड़के से कहते हैं, बेटा, अब मुझे यह बताओ, इस चिंता के पीछे शिकायत क्या है?
वह लड़का उन गुरुवार की बात मानते हुए कुछ देर के लिए उन विचारों पर सोचता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी गुरुवार उस लड़के से कहते हैं, बेटा तुम खुद से शिकायत कर रहे हो कि तुमसे गलती हुई है और अब मैं इसे सुधार नहीं सकता। तुम्हें ऐसा लगता है कि गलती होना मतलब हार मानना, लेकिन जरा अपने आप से पूछो कि जो शिकायत अपने आप से कर रहे हो या कोई सच है या केवल सोच। इस पर वह लड़का कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन गुरुवार से कहता है, हे गुरुवार, गलती मतलब हार मानना होता है। यह तो मेरी एक सोच है, लेकिन सच क्या है? इस पर गुरुवार उस लड़के से कहते हैं, बेटा जब तुम संघर्ष करो तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन अब मेरा यह प्रश्न है कि मुझे यह बताओ कि इस चिंता के पीछे का सकारात्मक संदेश क्या है? इस पर वह लड़का कुछ देर फिर से सोच विचार कर उन गुरुवार से कहता है, इस चिंता के पीछे का सकारात्मक संदेश ये है कि अब मैं यह गलती दोबारा नहीं होने दूंगा। मैं अपने जीवन में ऐसी स्थिति कभी दोबारा आने ही नहीं दूंगा जहां मेरी तैयारियां कम पड़ जाए और मैं हार मान बैठूं। आगे वह लड़का उन गुरुवार से कहता है, हे गुरुवार, चिंता के पीछे का यह सकारात्मक संदेश मुझे मिल चुका है। आपसे मैं ऐसी गलतियां कभी नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा सीखता रहूंगा। ऐसे में सही कर्म करने के पीछे ध्यान दूंगा। हर कर्म को सही समय पर करूंगा। इतना कहकर वह लड़का उन गुरुवर से फिर कहता है, हे गुरुवर, उस सकारात्मक संदेश को स्वीकार करने के बाद मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने भी नहीं सोचा था कि इन चिंताओं के पीछे जो सकारात्मक संदेश होते हैं वो इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। आगे वो लड़का उन गुरुवार से कहता है, हे गुरुवार, कृपया करके मुझे एक बार और इसे अच्छे से समझाइए। मैं इसे अच्छे से समझना चाहता हूं ताकि मैं ऐसी गलतियां दोबारा ना करूं। आगे लड़का उन गुरुवार से अपनी अगली चिंता बताते हुए कहता है, हे गुरुवार, मुझे इस बात की बहुत चिंता होती है। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी यदि मेरा चयन ना हुआ तो मेरे रिश्तेदार, मेरे साथी और मेरे गांव वाले क्या कहेंगे? इस पर गुरुवार मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा चिंता के पीछे की शिकायत देखो। इस पर वह लड़का कुछ देर शांत हो गया और कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह गुरुवार से कहता है, हे गुरुवार, मैं खुद से कह रहा हूं कि लोग मुझे पसंद करेंगे तो ही मैं खुद को पसंद करूंगा। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं दूसरों की सोच पर निर्भर हूं। मैं दूसरों के हाथों की कठपुतली हूं और मुझे इस बात चिंता हो रही है। हे गुरुवर, मैं सोच रहा हूं मैं जो इस शिकायत के पीछे का संदेश समझ पा रहा हूं वह सच है या केवल सोच? इस पर वह गुरु और एक बार फिर उस लड़के से कहते हैं, बेटा यदि तुम दूसरों की नजरों से खुद को नापो तो हमेशा खुद को छोटा ही पाओगे, क्योंकि छोटे लोग दूसरों के बारे में छोटा ही सोचते हैं। और इसी के विपरीत सच ये है कि यह तुम्हारा काम है कि तुम खुद की इज्जत करो। जो भी तुम कार्य कर रहे हो उसकी इज्जत करो और खुद पर भरोसा करो। यही सच है। तुम अपने बारे में कैसा महसूस करते हो, खुद पर कितना विश्वास करते हो, केवल और केवल यही मायने रखता है। आगे गुरुवार उस लड़के से कहते हैं, अब मुझे यह बताओ कि इस चिंता के पीछे का सकारात्मक संदेश क्या है? इस पर वह लड़का उन गुरुवार से कहता है, हे गुरुवार, इस चिंता के पीछे का सकारात्मक संदेश यही है कि हमें नकारात्मक विचारों से बचकर रहना चाहिए और हमें ऐसे विचार सोचने चाहिए, ऐसे विचारों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें शक्ति दे। आगे वह लड़का कहता है, इस शक्तिशाली संदेश के लिए मैं आपका आभारी हूं। हमेशा सतर्क रहने की और अच्छे विचारों पर बार बार ध्यान देने की जिम्मेदारी को मैं स्वीकार करता हूं। आज से केवल और केवल मैं खुद पर विश्वास करूंगा, अपने कर्मों पर विश्वास करूंगा और मैं यह देखूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं सही राह पर हूं या नहीं? मैं स्वीकार करता हूं कि आज से केवल मैं अपनी नजरों से खुद को देखूंगा।
कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना कहकर वह लड़का उन गुरुओं से कहता है, हे गुरुवर, मेरी समस्या तो सुलझ गई, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का महसूस कर रहा हूं। इस पर वह गुरुवार उस लड़के से कहते हैं, बेटा, जो भी तुमने अभी कुछ कहा है उसे तुम याद रखना और इसे कहीं पर लिख लेना और इस पर तत्काल कार्य करना, ताकि तुम हर दिन यह देख सको कि तुम किस प्रकार नकारात्मक विचारों के प्रति सतर्क हो और तुम किस प्रकार प्रेरणा देने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित कर पा रहे हो। आगे वह गुरुवार उस लड़के से कहते हैं, ठीक इसी प्रकार तुम एक छोटी सी कार्यवाही करके खुद को यह एहसास दिला सकते हो, खुद को याद दिला सकते हो, खुद को साबित कर सकते हो कि तुम चिंता और शिकायतों से कहीं बड़े हो। और इसी प्रकार बार बार अपने विचारों पर कार्रवाई करने से हम अपने भीतर एक सकारात्मक मान्यता बना लेते हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं, और देखते ही देखते हम उन विश्वासों पर आंख बंद करके भरोसा करने लग जाते हैं। आगे गुरुवार उस लड़के से कहते हैं, इसलिए बेटा, इसी तरह से जब भी तुम्हें चिंता परेशान करें तो सबसे पहले चिंता के पीछे की शिकायत देखो और यह पता करो कि शिकायत सच है या फिर केवल सोच। इससे आपके और शिकायत के बीच में थोड़ी दूरी बनेगी। इस शिकायत का कड़वापन और असर थोड़ा सा कम होगा और आप उसके बारे में जानो, उसे पहचानने की कोशिश करो, उसके पीछे का सकारात्मक संदेश जानने की कोशिश करो और एक नई मान्यता तैयार करो। तभी तुम अपने जीवन में सही ऊंचाइयों को छू पाओगे, अपने जीवन में उन ऊंचाइयों तक पहुंच पाओगे जिनकी तुम कल्पना करते हो। इतना कहकर वह गुरुवार शांत हो गए और उस लड़के को भी अभी समझ में आ चुका था कि वह अपने जीवन में बेवजह की चीजों से डर रहा था, जबकि उसे अपने विचारों से लड़ने की जरूरत थी और वह अपने आप से लड़ रहा था। उसने जाने अनजाने अपने मन में नकारात्मक विचारों की मान्यता तैयार कर ली थी जिन पर वह आंख बंद करके भरोसा करने लगा था, किंतु उसे तो अपने सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। इसके बाद उस लड़के ने गुरुवार को प्रणाम किया और वापस घर ला आया। अब से वह दिन रात मेहनत करने लगा, खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगा, और जब उसके मन में कोई नकारात्मक विचार उत्पन्न होते तो वह उस नकारात्मक विचारों के पीछे का संदेश समझता और खुद से उन गलतियों को स्वीकार करता जिससे उसके मन में सकारात्मक ऊर्जा का निर्वाह होता और अपनी कमजोरियों को ताकत बनाकर वह आगे बढ़ता जाता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल पर यह ज्ञानवर्धक बातें पसंद आई हों तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।